अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैंने ये आज आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई है जो कि कनाडा विज़िट वीज़े के हवाले से है। मुझे बहुत सारी इंक्वायरीज़ जो हैं वो रिसीव होती हैं साउथ एशियन कंट्रीज़ से, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह शामिल हैं, जिसमें लोग जो है वो कनाडा इमिग्रेशन के हवाले से बहुत सारे सवालात जो है वो करते हैं। तो मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है इसी सिलसिले में। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बना के लाता रहूं। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे कि कनाडा विज़िट वीज़े के हवाले से एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, यानी कि कौन लोग कनाडा विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स बहुत ही इजी हैं। पहली चीज़ ये है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, तीसरा ये कि आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, या कोई इमिग्रेशन रिलेटेड कन्विक्शन नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद आपको जो वीज़ा ऑफिसर है या इमिग्रेशन ऑफिसर है, आपको अपनी एप्लीकेशन में उसको कन्विंस करना होता है कि आपकी अपनी होम कंट्री के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं, और आप जो विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये विज़िट वीज़ा अपना विज़िट करने के बाद आप अपने होम कंट्री में वापस आ जाएंगे। इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए हो सकते हैं वो ये है कि आपके प्रॉपर्टी के प्रूफ हैं, अगर आपकी फैमिली बैक होम में रह रही है, आपके एसेट्स हैं, आपकी जॉब है, आपका बिजनेस है, तो उसका लेटर जो है वो रिक्वायर्ड हो जाएगा। उसके बाद ये है कि आपके पास एनफ फंड्स होने चाहिए, यानी कि पैसे होने चाहिए कि आप अपना जो ट्रिप है उसकी जो एक्सपेंसेस हैं वो बियर कर सको। तो उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा नहीं, तकरीबन अगर 14-15 हज़ार डॉलर यानी $14,000 to 15,000 आपके ट्रिप के लिए एनफ हैं। तो बेसिकली जो विज़िट वीज़ा होता है उसमें एट अ टाइम यानी एट वन टाइम आप 6 मंथ्स के लिए स्टे कर सकते हैं। तो बेसिकली 6 मंथ्स के लिए आपके पास एनफ पैसे होने चाहिए अप टू 6 मंथ्स, कि आप अपना ट्रिप जो है उसको अफोर्ड कर सको। और उसमें तकरीबन $2-3,000 अ मंथ के हिसाब से आप चलें, प्लस आपकी जो टिकट है, एयरलाइन टिकट और इस तरह की जो चीज़ें और जो साइड के थोड़े आपके ख़र्चे हैं। अब चलते हैं दोस्तों कि कनाडा के जो विज़िट वीज़े हैं वो कितनी तरह के होते हैं। तो बेसिकली कनाडा का जो विज़िट वीज़ा है वो दो तरह का होता है। एक सिंगल एंट्री वीज़ा होता है। तो सिंगल एंट्री वीज़ा बेसिकली सिर्फ सिंगल एंट्री के लिए होता है, यानी कि आप सिर्फ एक दफ़ा कनाडा जा सकते हैं और उसके बाद दोबारा नहीं जा सकते। इसके लिए आपको नया वीज़ा चाहिए होगा दोबारा। और दूसरी जो कैटेगरी है वो है मल्टीपल एंट्री वीज़ा। मल्टीपल एंट्री वीज़ा का मतलब है कि आप मल्टीपल एंट्रीज़ जो है वो कनाडा में कर सकते हो। इसमें यह है कि आपकी वीज़े की जो भी ड्यूरेशन है, 2 साल है, 5 साल है, 10 साल है, तो उसमें आप मल्टीपल एंट्रीज़ कर सकते हो, और हर एंट्री जो है उसमें आप अप टू 6 मंथ्स जो है वो कनाडा में रह सकते हैं। और अगर आपने दोबारा वापस कनाडा आना हो तो फिर मतलब एक दफ़ा रह के चले जाएं, फिर दोबारा आप आ सकते हैं और अप टू 6 मंथ्स आप रह सकते हैं इसी तरीके से। अब हम चलते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है या जो केस है उसकी जो पहलू हैं उन पर नज़र डाली जाए। तो उसमें यह है कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है विज़िट वीज़े के हवाले से वो ये है कि आपका रीज़न क्या है विज़िट करने का कनाडा में। तो कनाडा विज़िट करने का कोई रीज़न जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए, और उस रीज़न के हिसाब से आपको अपनी स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है, ताकि आप वीज़ा ऑफिसर को या इमिग्रेशन ऑफिसर को अपनी एप्लीकेशन के थ्रू कन्विंस कर सकें। तो बहुत सारी रीज़न्स होती हैं कनाडा विज़िट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी किसी फैमिली मेम्बर को विज़िट करने के लिए जा रहे हो, कोई शॉर्ट कोर्स करने के लिए जा रहे हो, किसी की वेडिंग में जा रहे हो, कोई इवेंट आप अटेंड करने के लिए जा रहे हो, कोई बिज़नेस एक्सप्लोरेशन का आपका ट्रिप है, या और भी किसी किस्म की कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो, या इसी तरह की और भी कोई रीज़न है, तो उस रीज़न के हिसाब से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करने पड़ते हैं। अब आ जाते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कनाडा विज़िट वीज़े के लिए आपको चाहिए। एक तो ये है कि बहुत एक मिसकंसेप्शन है कि लोगों को होता है कि यार ये तमाम डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो कि मतलब मैंडेटरी नहीं है। अगर आप लगा दें तो ठीक है, अगर नहीं लगाएं तब भी, लेकिन लगाने से ये है कि आपका केस और आपकी एप्लीकेशन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है।
तो इसी तरह पहली जो डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं, तो फॉर्म्स हैं। फॉर्म्स के अलावा अगर आप बात करें तो आपका पासपोर्ट जो है वो आपको रिक्वायर्ड है, तो पासपोर्ट की कॉपी आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपकी पासपोर्ट है, आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी जितनी ज़्यादा हो उतनी बेटर है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो कनाडा का वीज़ा है वो आपका अप टू 10 ईयर्स तक लग सकता है। तो अगर आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी 8 साल, 9 साल, 10 साल है, तो आपका जो वीज़ा है वो 8, 9, 10 साल का लग सकता है। लेकिन इसी तरह अगर आपका पासपोर्ट सिर्फ 1-2 साल के लिए ही वैलिड है, तो आपका वीज़ा 1 या 2 साल ही के लिए लगेगा, और फिर आपको दोबारा अगर विज़िट करना होगा तो आपको नया वीज़े के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए आप मेक श्योर करें कि आपका जो वीज़ा है मतलब उसमें काफ़ी सारी उसकी ड्यूरेशन जो है उसकी लंबी ड्यूरेशन होनी चाहिए, वैलिडिटी काफ़ी लंबी होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो आईडी कार्ड है उसकी भी कॉपी आपको चाहिए हो सकती है। उसके बाद दोस्तों अब हम थोड़ी सी बात ट्रैवल हिस्ट्री की कर लेते हैं। तो कनाडा के विज़िट वीज़े के लिए ट्रैवल हिस्ट्री ऑल्दो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री पास्ट में रही है, मतलब ये कि आपके और कंट्रीज़ के वीज़े लगे हुए हैं आपके पासपोर्ट पे, और आपने पहले कहीं ट्रैवल किया है और आप वो ट्रैवल करके वापस आए हैं, तो उससे ये है कि आपका केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो उसके लिए अगर आपकी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपको उन वीज़ों की कॉपी अलॉन्ग विद एंट्री और एग्ज़िट स्टैम्प्स अगर आप लगा देते हैं तो उससे आपका केस जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। उसके बाद आइटिनरी है, यानी कि आप अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल इनविटेशन नहीं है, या इनविटेशन है भी, तो आप फ़्लाइट की जो बुकिंग कराते हैं, अपनी होटल की बुकिंग कराते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन कि आप अपने ट्रिप में आपने कहाँ कहाँ विज़िट करना है उन जगहों के नाम वगैरह बताते हैं, तो उससे ये है कि थोड़ी सी आपका केस जो है फर्दर मजबूत हो जाता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। तो बहुत सारे भाई बहनें पूछते हैं कि ये बैंक स्टेटमेंट जो है ये कितने तक की होनी चाहिए। तो बेसिकली इसके लिए कोई ख़ास नंबर नहीं है कि कनाडा विज़िट के लिए, ये डिपेंड करता है कि आपका कनाडा विज़िट करने का पर्पज़ क्या है और आपकी विज़िट की ड्यूरेशन क्या है। तो उस लिहाज से अगर आपका 1 या 2 महीने का विज़िट है तो भी मतलब है कि जैसे मैंने आपको बताया $2,000 to $3,000 अ मंथ के हिसाब से आप लेके चल सकते हैं। और अगर आपका बैंक स्टेटमेंट $14,000-15,000 या जितने ज़्यादा बेसिकली आपका की बैंक स्टेटमेंट मजबूत होगी, उतना आपका केस मजबूत होगा। तो इसलिए आप जो भी अपनी बैंक स्टेटमेंट शो कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा, उससे आपका केस जो है वो मजबूत होगा। उसके अलावा भी अगर आपके पास कोई लिक्विड एसिड्स हैं तो उनका प्रूफ भी अगर आप साथ लगा देंगे तो उससे भी काफ़ी आपको हेल्प हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं कि जो आपकी, हमने जिस तरह पहले बात की है कि आपकी पर्सनल टाइज़ जो हैं वो आपके होम कंट्री से होनी चाहिए। मतलब ये है कि अगर आप विज़िट वीज़ा, आपको इमिग्रेशन ऑफिसर देखता है आपकी एप्लीकेशन, तो मतलब है कि ये ज़रूरी है कि आप इसको कन्विंस कर पाएँ कि आप अपना विज़िट कंप्लीट करने के बाद कनाडा से वापस आ जाएंगे। उसके लिए आपको अपनी टाइज़ शो करनी पड़ती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी प्रॉपर्टी है, वहाँ पे आपकी फैमिली है जो वहाँ पे रह रही है, आपकी जॉब है, यानी कि आप अपनी जॉब से छुट्टी लेके वहाँ जा रहे हैं और अपना ट्रिप कंप्लीट करके आप वापस जॉब पे आएंगे, या आप कोई बिज़नेस अपना करते हैं और आप अपना बिज़नेस का जो है वो लेटर दे देते हैं कि आप एक बिज़नेस यहाँ पे करते हैं, और उस अपना ट्रिप कंप्लीट करने के बाद आप वापस आ जाएंगे, तो उससे भी काफ़ी हेल्प हो जाती है। और चाहे आपकी जॉब है या आपका बिज़नेस है, तो उसके लिए लेटर एक ड्राफ्ट करना पड़ता है। तो अगर आप लोगों को उसकी में हेल्प चाहिए होगी तो इस किस्म की सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें बिज़नेस लेटर या आपकी जॉब का लेटर जो है उसका फॉर्मेट, क्योंकि उसमें सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं जो वो लेटर्स जो हैं उनको मीट करनी चाहिए। उसके बाद आते हैं कि लेटर ऑफ इनविटेशन। लेटर ऑफ इनविटेशन, बहुत सारी इंक्वायरीज़ आती हैं लेटर ऑफ इनविटेशन की कि जी हमें लेटर ऑफ इनविटेशन भेज दें, हमें लेटर ऑफ इनविटेशन चाहिए, हमारे पास लेटर ऑफ इनविटेशन नहीं है। तो बेसिकली मैं आपको ये बताता चलूँ कि कनाडा विज़िट करने के लिए आपको लेटर ऑफ इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह है कि लेटर ऑफ इनविटेशन आपसे मांगा भी जा सकता है, और अगर आप लेटर ऑफ इनविटेशन प्रोवाइड कर देते हैं तो उससे आपका केस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और आपकी रीज़न का पता लग जाता है कि आप किस वजह से कनाडा विज़िट करने के लिए जा रहे हैं। दूसरा ये है कि जो लेटर ऑफ इनविटेशन है उसकी एक ख़ास रिक्वायरमेंट्स हैं कि लेटर ऑफ इनविटेशन में कौन सी इन्फॉर्मेशन शामिल होनी चाहिए।
तो हम लोग मतलब है कि लेटर ऑफ इनविटेशन जो है वो अपने क्लाइंट्स को ड्राफ्ट करके देते हैं, और वो जो लेटर ऑफ इनविटेशन है आपका वो कमीशन या नोटराइज्ड भी होना चाहिए, हम लोग वो भी करके देते हैं। तो उससे ये है कि आपका केस काफ़ी मजबूत हो जाता है, और उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन लेटर ऑफ इनविटेशन में चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें फिल इन की जाती है। उसके बाद आ जाता है, अगर देखें आपके पास कोई विज़िट कर रहा है और उसकी एज ज़्यादा है और या कोई ऐसे इश्यूज़ हैं, तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि जो भी लोग यहाँ पे विज़िट के लिए आएँ वो ट्रैवल इंश्योरेंस यहाँ पे लेके आएँ, क्योंकि अगर वो यहाँ पे बीमार हो जाते हैं या कोई ऐसा इस किस्म का प्रॉब्लम हो जाता है तो एटलीस्ट उनके पास ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद एक नॉर्मल सी चीज़ है कि आपकी डिजिटल फ़ोटोज़ जो हैं वो अपलोड करने के लिए आपको चाहिए होंगी। चलिए, अब आपका अगर यहाँ पे कोई रिलेटिव हैं जो आपको भेज रहे हैं इनविटेशन, या आपके फ्रेंड्स हैं, तो बेसिकली उसका भी थोड़ा सा प्रूफ चाहिए होता है कि प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप जो है, या बहन भाई आपके यहाँ रहते हैं या पेरेंट्स हैं या कोई भी है, तो प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप जो है वो आपको प्रोवाइड करना होता है, जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, ये मैरिज सर्टिफिकेट या इस किस्म की और भी चीज़ें हो सकती हैं जिस किस्म की रिलेशनशिप है उसको प्रूफ करने के लिए। तो चलें दोस्तों, अभी इस चीज़ को कट शॉर्ट करते हैं और चलते हैं कि आप विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। तो विज़िट वीज़े को अप्लाई करने के लिए बेसिकली आप ऑनलाइन जो है वो अप्लाई करेंगे। तो जिस वक्त आपके पास जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की लेटर ऑन लिस्ट प्रोवाइड भी कर सकता हूँ, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको मेरी सर्विसेज चाहिए। तो केस के हवाले से कि जिस तरह का आपका पर्पस ऑफ विज़िट है, जिस तरह का आपका केस है और जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं, उस हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चाहिए होते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कैसे किया जाता है। तो बेसिकली ऑनलाइन आप चल के अप्लाई करते हैं, और जो वेबसाइट है आपको जाना है www.canada.ca। तो जब आप canada.ca जाएंगे तो उसमें आपने क्लिक करना है इमिग्रेशन एंड सिटीज़नशिप। जो इमिग्रेशन और सिटीज़नशिप क्लिक करेंगे तो उसके बाद विज़िट वीज़ा आएगा, और जब आप विज़िट वीज़ा को क्लिक करेंगे तो अप्लाई फॉर विज़िट वीज़ा आएगा। तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन अप्लाई करने के लिए आपको दी हुई है, तो उस हिसाब से आपको अपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड करने हैं। तो जो विज़िट वीज़ा है बेसिकली उसकी फ़ीस जो है वो सिर्फ $100 है, और $85 जो है वो बायोमेट्रिक्स की फ़ी आपको देनी पड़ती है। तो बेसिकली $185 जो हैं वो पर पर्सन जो है वो उसकी फ़ी है जो आपको पे करनी पड़ती है। तो जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, जब वो डॉक्यूमेंट्स उनके आप जाएंगे तो उनके स्लॉट बने हुए हैं, हर डॉक्यूमेंट का स्लॉट बना हुआ है। डॉक्यूमेंट्स जब आप अपलोड करने के लिए जाएंगे तो वो हर स्लॉट में उसके हिसाब से वो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें, और उसके बाद आप अपने क्रेडिट कार्ड से वो जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो पे कर दें। ये इसका प्रोसेस है। एप्लीकेशन फ़ी पे करने के बाद बेसिकली आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जब आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया तो फिर जो भी आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस है वो आपके अकाउंट के अंदर जो है वो आएगी। तो बेसिकली इसके लिए अकाउंट जो है वो क्रिएट करना पड़ता है, और इस अकाउंट में ही तमाम इंफॉर्मेशन और जो भी प्रोग्रेस है वो उसी में आती है। तो अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स मांगने हों उन्होंने, तो भी वो आपको वहीं पे ही ईमेल आएगी, या केस के स्टेटस आपका उसी में आएगा, बायोमेट्रिक्स की रिक्वेस्ट भी उसी में आएगी। तो उस अपना जो आपकी जो ईमेल है, जो आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो उसी को आपको हर वक्त देखते रहना होता है कि अब आपके केस किस स्टेज के ऊपर है। तो दोस्तों, जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद उसमें ये होता है कि अगर आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है तो वो आपकी एप्लीकेशन आपको रिटर्न हो जाती है। और उसके बाद ये है कि दो सिनेरियो हैं, तो आपको वेट करना है। अगर आपकी जो इमिग्रेशन ऑफिसर है या वीज़ा ऑफिसर है वो फर्दर डॉक्यूमेंट्स भी आपसे रिक्वेस्ट कर सकता है, जिसमें आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, मेडिकल भी आपसे रिक्वेस्ट किए जा सकते हैं, या कोई और डॉक्यूमेंटेशन जो जिसमें उसको लगे कि ये आपसे चाहिए, तो उसकी भी वो भी रिक्वेस्ट कर सकता है। उसके बाद ये है कि अगर आपके वीज़ा फॉर एग्ज़ाम्पल रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर आपको एक रिजेक्शन लेटर या रिफ्यूज़ल लेटर जो है वो आ जाता है, जिसमें रीज़न दी होती है कि आपका वीज़ा जो है वो क्यों रिफ्यूज़ किया गया। और अगर आपका वीज़ा एक्सेप्ट हो जाता है
यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो फिर आपको पासपोर्ट रिक्वेस्ट आती है। तो जब आपको पासपोर्ट रिक्वेस्ट आती है तो फिर आप अपने पासपोर्ट जो है वो सबमिट करते हैं विजिट वीज़े के लिए और आपका वीज़ा लग के आ जाता है। तो बेसिकली दोस्तों ये स्टेप्स थे कनाडा के विजिट वीज़े के लिए। इसके लिए अगर आपको मुझसे कोई रहनुमाई चाहिए होगी, इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी या आपको मेरी सर्विसेज चाहिए होंगी तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। इसे मैं बहुत सारे विजिट वीज़े की एप्लीकेशंस प्रोसेस करता हूँ जिसमें मैं इनविटेशंस भी ड्राफ्ट करता हूँ, एफिडेविट्स भी बनाता हूँ क्लाइंट्स के बिहाफ पे और कमीशन भी करता हूँ डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन रिलेटेड। इसके अलावा अगर आपको इनविटेशन लेटर बनवाना है, ड्राफ्ट करवाना है, बिज़नेस लेटर बनवाना है या जॉब लेटर के फॉर्मेट के इसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए या बिज़नेस लेटर में क्या इंक्लूड होना चाहिए, उसमें भी मैं आपकी हेल्प करता हूँ। और अगर उसके बाद आपका वीज़ा लग जाता है और आपको कनाडा में भी अगर एज अ न्यू कमर सर्विसेज चाहिए तो हम लोग वो भी प्रोवाइड करते हैं अगर वो टोरंटो या ग्रेटर टोरंटो एरिया में आप लोग आ रहे हैं तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये चैनल मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं आगे चल के बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा जिससे आपको काफ़ी जो है हेल्प मिलेगी। मैं यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ, मैं कमिश्नर ऑफ ओथ भी हूँ, मैं लाइसेंस्ड रियल एस्टेट और बिजनेस ब्रोकर भी हूँ। तो मैं बहुत सारी सर्विसेज जो है वो न्यू इमिग्रेंट्स को, न्यू विजिटर्स को, न्यू कमर्स को यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ और होपफुली आई कैन हेल्प यू आउट एज वेल। तो जो भी आप लोगों की इंक्वायरीज है प्लीज़ डू विजिट माई वेबसाइट जिसका डिस्क्रिप्शन वगैरह में सब इंफॉर्मेशन दी हुई है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों की जितनी हेल्प कर सकूं वो करूं। होपफुली कि आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे जो मैं वीडियोस बनाऊंगा उनको आप शेयर भी करेंगे और उनको आप लाइक भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।